सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बचाने वाले 12 में से 6 राइट माइनर्स दिल्ली के हैं। इनमें से कोई अपनी बहन की शादी छोड़कर वहां गया था तो कोई अपने बच्चों को पड़ोसियों के हवाले करके। इन राइट माइनर्स की जिंदगी पर रविश रंजन शुक्ला की यह खास रिपोर्ट देखते हैं। उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने की कोशिश में जब बड़ी बड़ी मशीनें टूट गईं, तब सबको वो मजदूर याद आए जो अपने हाथों से पहाड़ तोड़ते रहे हैं। ऐसे 12 रैट माइनर्स ने 21 घंटे में पत्थर को मिट्टी की तरह मसलकर इतिहास रच दिया। आज दुनिया ने इनको कंधे पर उठा रखा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। 12 रैट माइनर्स टीम के लीडर मुन्ना कुरैशी और वकील हसन रंगरेज हैं। 22 नवंबर को ये टीम सिलक्यारा टनल के लिए रवाना हुई। तब मोहम्मद नसीम के बहन की 3 दिन बाद शादी थी और मुन्ना कुरैशी ने अपने 3 छोटे बच्चों को पड़ोसियों के हवाले कर दिया था। मन में सिर्फ एक ही बात थी कि अपने मजदूर भाइयों को संकट से निकालना है। मैं छाले पड़ गया तब तो खैर 2-3 दिन हो गए, क्योंकि हमने मट्टी को भी, जैसे मट्टी काटते हैं दिल्ली में, पत्थर को भी मट्टी की तरह टारगेट बना रखा था। एक जुनून, एक जज्बात, किस बात का कि अपने 41 भाई जो उसमें दबे हुए हैं उन्हें निकाल के लाना। प्रयास हर तरीके का करा हमने, मशीन से ज्यादा मेहनत नहीं थी, जज्बात था, जुनून था सर। ये देखा ही नहीं जा रहा था कि हमें करना क्या है। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि अंदर जो बंदे हैं ना, कितनी जल्दी टारगेट बनाकर उन्हें पकड़ना। दिल्ली के ये 6 मजदूर करावल नगर की श्रीराम कॉलोनी की इन तंग गलियों में रहते हैं। कल तक इन अनजान मजदूरों को कोई नहीं जानता था, लेकिन उत्तरकाशी से लौटने के बाद इन 6 मजदूरों की कहानी अब हर कोई सुनना चाहता है। आम लोगों से लेकर मुख्यमंत्री तक इनसे मुलाकात कर इनकी सफलता में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इस चमक दमक से कुछ दूर हम आपको लेकर चलते हैं बजबजाती नालियों को पार करके इन तंग गलियों से होते हुए रैट माइनर मुन्ना कुरैशी के मकान की ओर। ये वही मुन्ना कुरैशी हैं जिनकी सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों की गले लगाते हुए फोटो बहुत वायरल हुई थी। मुन्ना कुरैशी को खोजते हुए हम इस इमारत की दूसरी मंजिल के एक सुरंग नुमा कॉरिडोर में पहुंचे। कोरोना में पत्नी की मौत के बाद मुन्ना कुरैशी ही अपने 3 बच्चों को पाल रहे हैं। किराए का ये एक 10 बाई 8 का एक कमरा है और यहाँ पर आप देखिए कि ये मुन्ना कुरैशी का कमरा, कुछ ज़रूरी सामान, संपत्ति के नाम पर टीन के ये 3 छोटे डिब्बे, एक संदूक और खाना बनाने के लिए इसी कमरे में रखा एक ये गैस चूल्हा और सोने के लिए ये बेड, जहाँ पर मुन्ना और उनके 3 बच्चे यहाँ पर सोते हैं। कोरोना के वक्त अच्छा इलाज न मिल पाने की वजह से मुन्ना कुरैशी की जो पत्नी हैं उनकी मौत हो गई और मुन्ना कुरैशी के काम को दुनिया भर के लोगों ने टीवी पर देखा, लेकिन मुन्ना कुरैशी का जो परिवार है उसके पास टीवी नहीं था तो वो टीवी पर नहीं देख सका। लोगों के मुंह से ज़बानी उन्होंने इनका कारनामा सुना कि किस तरीके का इन्होंने शानदार काम किया है। सोच का आज मुझे इतनी खुशी है, जब मैं उसे भी भूल गया हूँ। मुझे ये खुशी के आंसू है जो मुझे इतना प्यार मिल रहा पूरे भारत से, और हमारे जो 41 मजदूर भाई थे वो बच गए, मुझे उनकी और ज़्यादा खुशी है। आज मैं अपनी परेशानियों को, सब चीज़ को भूल चुका हूँ। मुझे नहीं पता थी वो परेशानी क्या थी क्या नहीं थी, मगर इन्होंने मुझे इतना प्यार दिया तो सब भूल चुका हूँ। बात भी चाहता हूँ सर, बोल नहीं पाऊँ। सोचिए 600 से लेकर 1000 रुपए मजदूरी पाने वाले मुन्ना कुरैशी जैसे लाखों मजदूरों की जिंदगी में भले तमाम अंधेरे हों, लेकिन उम्मीद की रोशनी से इनकी जिंदगी आबाद है। रैट माइनर राशिद बताते हैं कि सिलक्यारा टनल में बचाव से पहले फंसे श्रमिकों के परिवार को रोते जब देखा तो उसी वक्त उनको बचाने के लिए जी जान लगा देने का संकल्प ले लिया था। कुछ भी हो, कितनी भी दिक्कतें आ जाएं, कुछ भी हो जाए, उन बंदों को हम निकाल के लाएंगे। क्यों? वो भी हमारी तरह एक लेबर है, हम भी मजदूर हैं, वो भी मजदूर थे।
उनका परिवार वहाँ पर बहुत ज़्यादा रो रहा था, उनके आंसू हमसे देखे नहीं जा रहे थे। अच्छा। हाँ, जैसे उनका परिवार क्या हमारा ही परिवार रो रहा था, इस तरीके से हम गए थे वहाँ पर। थोड़ी अड़चनें तो आई थी, लेकिन हमने सबको पार कर दिया और हमारे ऊपर वाले ने सब कुछ सही करवा दिया। लेकिन यह बचाव अभियान इतना भी आसान नहीं था। लगातार घंटों तक 2 मजदूर मलबा हटाते, 2 मलबा भरते, फिर 2 लोग इसे खींचकर बाहर निकालते। टीम के मुखिया वकील हसन रंगरेज ने राइट माइनर के काम की मुश्किलें गिनाई। हम तो इसे मैनुअल जैक पुशिंग का वर्क बोलते हैं, जो हम हमारी लाइन में सब बोलते हैं। अच्छा। ये किस जैसे का वर्क बात लगती है, बट रेड माइनिंग ऐसा चूहा वो खोद रहा है। ये जो रेड माइनिंग है ना सर, ये समझिए कि चूहा ही मेथड पे काम होता है। अच्छा, धीरे जैसे हाँ, बिल्कुल सर, जैसे चूहा आगे खोदता है, मिट्टी पीछे फेंकता है, हाँ। ऐसे ही हमारे 2 लड़के अंदर होते हैं पाइप के अंदर। वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं पाइप के हिसाब से, जैसे 800 डाया हो गया, 900 डाया हो गया, तो उसके अंदर खुद को एडजस्ट करते हैं। और एक लड़का मिट्टी तसले में डालता है, उसको एक 4 पहिए सर मैनुअली हम एक ट्रॉली बनाते हैं, उसके ऊपर तसले रखते हैं, वो उसके पाइप के बाहर आ जाता है। उसको फिर वो जो बाहर लड़के खड़े होते हैं जो खींचते हैं रस्सी से, वो उस मिट्टी को फेंक देते हैं। अच्छा। तो इसी तरीके से हम खोदते जाते हैं, फिर आगे बढ़ते जाते हैं, खोदते जाते हैं, फिर आगे बढ़ते जाते हैं। 900 mm के पाइप के सहारे घुसकर लोहे, सीमेंट का मलबा और पत्थर काटकर श्रमिकों को बचाने का ये महाअभियान एक नजीर बना। इस घटना ने याद दिलाया कि जब दुनिया की अत्याधुनिक मशीनें फेल हो जाती हैं, तब मजदूरों के जज्बे और हौसले कैसे जीतते हैं। दिल्ली से कैमरामैन आजम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात उत्तर प्रदेश के महोबा की, जहां किसानों की लाखों रुपए की मूंगफली बर्बाद हो गई। मूंगफली खुले में रखी हुई थी, जहां तेज बारिश हुई और लाखों का नुकसान हो गया। किसान महोबा गल्ला मंडी में मूंगफली बेचने आते हैं, लेकिन वो अपना सामान टीन की शेड के नीचे नहीं रख पाते, क्योंकि वहां व्यापारियों ने अवैध कब्जा जमा रखा है। ऐसे में किसानों को खुले में अपनी मूंगफली रखनी पड़ती है और बारिश में सब कुछ बह गया। मेहनत से उगाई गई जिस उपज को बेचने के लिए मंडी में लाए थे, उसे इस तरह से समेटना पड़ रहा है। बारिश हुई और खुले में रखी हजारों क्विंटल मूंगफली पानी में बह गई। जो बच गई है उसे भी भला कौन खरीदेगा। 70 बोरा का ढेर है, 70 बोरा में 20 बोरे का ढेर बचा है मूंगफली का। मूंगफली पानी में बह गई और बाकी जहाँ भी गई, हम सवेरे आए तो देखा 15-20 बोरा बची है। मंडी में किसानों की उपज रखने के लिए चबूतरे बने हुए हैं, जिन पर टीन के शेड हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि इन पर कारोबारियों के कब्जे हैं, लिहाजा उनको खुले में फसल रखनी पड़ती है। जो व्यापारी लेके आ रहे माल, उनका माल रखा है यहाँ खुले में कहाँ है, बरंडे में रखा है। हमारा माल है किसान का है, जो है बाहर रखा है, तो पानी गिरा है इसके लिए तो पूरा भीग गया। कितना बर्बाद हुआ माल आपका? हमारा माल हुआ है अभी 1 गाड़ी का माल हो गया है। और किसानों का कितना हुआ होगा लगभग? किसानों को तो बहुत हो गया है। किसानों को लाखों का नुकसान होने का अंदेशा है, लेकिन मंडी के अफसरों को लगता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इस संकट के बाद मंडी सचिव कार्यालय से गायब हो गए और जब परेशान किसान उनके घर पहुंचे तो उन्होंने मामले को टालने की कोशिश की। उसमें जो किसानों का जो नुकसान हो गया है, उसके लिए जो है क्षतिपूर्ति तो असंभव लग रही, और उसमें जो है रेट के हिसाब से जो है बढ़ोतरी करना पड़ेगी, तभी जो है किसानों को लाभ मिलेगा। इस बार मूंगफली की जो फसल आई है वो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन मंडी में उसका जो है मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। कुछ व्यापारी दबाव भी बना रहे कि उससे कम करवा दी, लेकिन हमने कहा 5,000 से 10,000 के बीच में टैक्स रहेगा, उससे कम में नहीं मंडी शुल्क काटा जाएगा। मंडियों में किसानों के साथ लूट की कहानियां आम हैं। किसान अक्सर बताते हैं कि किस तरह मंडी के कर्मचारी और गैर कानूनी तरीके से कारोबार कर रहे व्यापारी उनको लूटते हैं, लेकिन किसानों की कोई नहीं सुनता। हो सकता है कि इस बार जिम्मेदार मंडी कर्मचारियों पर कार्रवाई हो जाए, लेकिन क्या इसके बाद भी ये सिलसिला थम सकेगा? महोबा से
इरफान पठान के साथ लखनऊ से तनिष्क पंजाबी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और दुबई में आयोजित वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने अमीर देशों को निशाने पर लिया। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कुछ देशों के किए गए की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ रही है। जो भी देश ज्यादा कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विकासशील और गरीब देशों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी चाहिए। इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत ने इकोलॉजी और इकोनॉमी का संतुलन का उदाहरण दुनिया के सामने पेश किया है। हमारा लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को 2030 तक 45% घटाना है। इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी बताया कि 2028 का क्लाइमेट समिट यानी कॉप कॉन्फ्रेंस को की जो 33 कॉप कॉन्फ्रेंस 33 भारत में आयोजित करने की बात कही। तो क्या भारत में G20 के बाद एक और मेगा आयोजन कॉप 33 होने वाला है? कॉप 33 2028 में कॉप 33 समिट को भारत में होस्ट करने का प्रस्ताव भी रखता हूं। मुझे आशा है कि आने वाले 12 दिनों में ग्लोबल स्टॉक टेक की समीक्षा से हमें सुरक्षित और उज्जवल भविष्य का रास्ता मिलेगा। फ्रेंड्स, हम अब सभी जानते हैं कि भारत सहित ग्लोबल साउथ के तमाम देशों की क्लाइमेट चेंज में भूमिका बहुत कम रही है, पर क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभाव उन पर कहीं अधिक है। ग्लोबल साउथ के देशों की अपेक्षा है कि क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने के लिए विकसित देश उनकी अधिक से अधिक मदद करें। ये स्वाभाविक भी है और न्यायोचित भी है।